प्यारे बच्चों, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। इसके भाग 1 में हमने 1930 तक की घटनाओं के बारे में जाना था। आज 1930 से आगे महात्मा गांधी की मृत्यु होने तक उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं आज फिर से महात्मा गांधी के लिए भाग 2 में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, भारत के इतिहास में आप सभी जानते हैं 12 मार्च का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि 12 मार्च के दिन ही दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था। आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ की थी और ये साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा थी। और ये यात्रा एक तरह से नमक कर के विरोध में थी और इस यात्रा के द्वारा महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था, क्योंकि उस समय नमक पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगाए थे, जिसे समाप्त किया जाना बहुत आवश्यक था। और यहीं से 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था जिसने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर कराया। प्यारे बच्चों, इसमें उत्तराखंड के भी कुछ सत्याग्रही शामिल थे, तो उसके बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। साबरमती से जो दांडी तक यात्रा हुई उसमें कुल 78 लोगों ने भाग लिया था। उन 78 लोगों में उत्तराखंड से 3 लोग शामिल हुए थे, जिसमें जो कुमाऊँ है, अल्मोड़ा है, उसमें अल्मोड़ा से ज्योतिराम कांडपाल, पैठाना गांव के भैरव दत्त जोशी और देहरादून से खड़ग बहादुर सिंह, इन्हें खड़ग बहादुर मल्ल भी कहा जाता है, ये 3 लोग साबरमती से दांडी तक जो दांडी मार्च हुई उसमें शामिल हुए। इस यात्रा में भैरव दत्त जोशी जो थे वो बीच में बीमार हो गए, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और अंत में ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़ग बहादुर मल्ल, जैसे खड़ग बहादुर सिंह भी कहते हैं, ये दांडी मार्च को पूर्ण करने में सफल हुए और अंत में महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च पूर्ण करने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस प्रकार 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में प्रारंभ हो गया। प्यारे बच्चों, 1930 से पूर्व एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इसमें 26 जनवरी सन 1930 से, ध्यान रखिएगा तारीख 26 जनवरी सन 1930 से पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस के नाम से घोषित किया गया। यह अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। प्यारे बच्चों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कानून या कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें नमक कानून का उल्लंघन करके स्वयं नमक बनाना, जिसका उदाहरण आपने देखा कि दांडी में भी नमक बनाया गया। इसके अलावा जो सरकारी सेवाएं थी, शिक्षण केंद्र थे या उपाधियाँ थीं, उन सभी का बहिष्कार किया जाना, महिलाओं के द्वारा स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाना तथा विभिन्न प्रकार की दुकानों के आगे जाकर धरना, प्रदर्शन, हड़तालें करना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाना और जो टैक्स हमसे अंग्रेज वसूल करते थे उन्हें न देना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे और इसका अंग्रेजों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। अवज्ञा का अर्थ होता है अवहेलना करना, सविनय अर्थात विनम्रतापूर्वक किसी काम को न करना, जैसे कि सरकारी सेवा में अगर कोई दायित्व सौंपा गया है तो उस दायित्व को पूरा न करना। प्यारे बच्चों, हम अभी जान चुके हैं कि जो दांडी मार्च थी वो लगभग 24 दिन तक चली और इस दांडी यात्रा में लगभग 358 किलोमीटर की दूरी को नापा गया, इसमें चला गया। दांडी यात्रा के दौरान ये दांडी यात्रा साबरमती से होते हुए सूरत, डिंडोरी, बांज, धमन और नवसारी को यात्रा होते हुए अपना पड़ाव बनाते हुए लास्ट में दांडी में ये पूरी हुई। दांडी यात्रा का जो पूरा क्षेत्रफल, वो एरिया था, लगभग 358 किलोमीटर था और इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। और इस दांडी यात्रा का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, समाज के निर्धन वर्ग को प्रभावित करने वाले
नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में ये नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ये एक अहिंसक प्रकृति का युद्ध था जिसमें विशाल रूप से हजारों लोग इसमें शामिल हुए। बाद में प्रारंभ में केवल 78 लोग थे। हजारों लोग हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में या जो तालाब थे या झीलें थी उनके किनारे सब हर जगह पर नमक बनाई जाने लगी और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1930, 31 और 1932 में लंदन में कोलमे सम्मेलन भी हुए जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल हुए गांधी जी वहाँ पर एक सामान्य ग्रामीण भारतीय की तरह धोती पहने और चादर ओढ़े उपस्थित हुए और इनके उस सम्मेलन में शामिल होने पर विंस्टन चर्चिल ने इनका बहुत मजाक उड़ाया और इन्हें भारतीय फ़कीर, जिसे अर्धनग्न फ़कीर भी कहा जाता है, की संज्ञा दी। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर या भारतीय फ़कीर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने। प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरी घटना होती है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 में यह समझौता हुआ जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेसी भी इस समझौते से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए। भले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने जेल में डाला उन्हें महात्मा गांधी ने स्वतंत्र करा लिया। जो लॉर्ड इरविन थे भारत में, वो भारत सचिव के सहयोग से 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कराने में सफल रहे और कांग्रेस ने अपने आप को इस सम्मेलन से अलग रखने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1931 में महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा करने के बाद शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने की कोशिश की गई क्योंकि महात्मा गांधी सहित कई लोगों को जेल में डालने के बाद जगह जगह दंगे भड़कने लगे थे। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन थे उनके मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में प्रारंभिक वार्ता प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को अंततः दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ। यह पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। अंग्रेज सरकार ने एक समझौते के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की तथा इसमें बाद में संशोधन की अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। प्यारे बच्चों, केंद्रीय विधायिका का जब हम उल्लेख करते हैं तो इसका अर्थ संसद से है। उस समय उसे केंद्रीय विधायिका कहते थे स्वतंत्रता से पूर्व। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जिसमें दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। दलितों के लिए की गई इस पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से गांधी जी बहुत असंतुष्ट हुए। उन्हें लगा कि इस प्रकार से तो देश का विभाजन हो जाएगा और ये वास्तव में अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति का ही एक अंग था जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया। लेकिन बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ उसमें इस समझौते पर सहमति बनी और दलितों को 147 सीटें दी गई। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने के साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई जिसमें दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला कि प्रत्येक दलित व्यक्ति 2 वोट कर सकता है। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को ही वोट से चुना जाता था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार को भी दलित तथा मतदाता को भी केवल दलित ही होना होता था। तो ये प्रथा देखिए, एक व्यक्ति 2 वोट का सिद्धांत 1932 में प्रचलन में आ गया था। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ, इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड से पृथक निर्वाचन अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा।
प्यारे बच्चों, 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते को भी नकार दिया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक स्टेट एंड माइनॉरिटी में इस पूना पैक्ट के संबंध में भी व्यापक नाराजगी व्यक्त की थी कि इस प्रकार से अछूतों के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत में लगातार फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रयोग किया। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ये सबसे पहले इसका प्रयोग कर चुके थे और उन्होंने भारत में भारतीयों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अछूत, सवर्ण आदि कई तरीकों से उनकी एकता को समाप्त करने का प्रयास किया और महात्मा गांधी इस एकता को बनाए रखना चाहते थे। इन्हें अलग करने या फूट डालने के जो तरीके थे वो कौन कौन से थे? पहला था धार्मिक आधार पर फूट डालना, जैसे कि हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट डालना या हिंदू सिखों के बीच में फूट डालना। दूसरा भाषा के आधार पर हिंदू और उर्दू या हिंदू और दक्षिण भारतीय भाषाएं या अन्य विभिन्न प्रकार की भाषाई क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना। इसके अलावा जातिगत भेदभाव भी उन्होंने पैदा किया। 1881 में जनगणना में जाति की गिनती अंग्रेजों ने कराई थी और उन्होंने ही ऊंच नीच की भावना को आगे बढ़ाया। तो ये आपको याद रखना है कि पहली व्यवस्थित जो जनगणना थी वो 1881 में हुई थी और वो भी अंग्रेजों ने कराई थी। तो उन्होंने भारत में फूट डालने के उद्देश्य से धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या अन्य कुछ आधार ढूंढे जिसमें दलित और सवर्ण, इनको ढूंढ करके भारत में फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया और भारत में शासन किया। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने एक और महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया जो 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के समूचे देश में एक साथ आह्वान करने पर प्रारंभ हुआ। यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि 9 अगस्त 1925 में ही एक काकोरी कांड हुआ था। यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी ने भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों से विनम्र प्रार्थना की तथा उनसे कहा कि वो भारत को छोड़ दें। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व 1914 से 18 में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय भी अंग्रेजों ने वादा किया था कि यदि भारतीय सेना अंग्रेजों को युद्ध जीतने में मदद करती है तो वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन बाद में वो प्रथम विश्व युद्ध में जीतने के बाद उन्होंने भारत को स्वतंत्र नहीं किया। 1942 के समय भी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। प्यारे बच्चों, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसमें भारतीय सेना भी भाग ले रही थी और 1942 में यानी कि युद्ध के बीच के समय में भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया और अंग्रेजों को इसके लिए विवश होना पड़ा कि भारत को अब शायद स्वतंत्र कर देना चाहिए और क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम का एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। हालांकि गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य अंडरग्राउंड होकर या भूमिगत होकर के विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय थे। पश्चिम में अगर हम बात करें सतारा और पूर्वी मिदनापुर पश्चिम बंगाल में जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना की गई। अंग्रेजों के आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया गया और इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। इसी समय आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की, जिसे रास बिहारी बोस के भी संचालित कर रहे थे और रास बिहारी बोस को इसका संस्थापक माना जाता है, जो कि सिंगापुर में बनाई गई थी। प्यारे बच्चों, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत में पुनः प्रयास किए गए और कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया, लेकिन उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो कि अरुणा आसिफ अली के पति थे। यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो अग्रणी नेता थे उनमें से एक थे।
विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह से उलझता हुआ देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भागते हुए 8 अगस्त 1942 की रात को ही मुंबई में अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का नारा देकर आदेश जारी किया और उन्हें कहा कि आप सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। प्यारे बच्चों, 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया जाता था और इसे मनाने की परंपरा भगत सिंह ने ही प्रारंभ की थी। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठा होते थे, तो गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत 9 अगस्त 1942 का दिन चुना और इस दिन को उन्होंने भारत छोड़ो के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चुना। 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करने के उद्देश्य से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड को अंजाम दिया और एक ट्रेन को लूट लिया। काकोरी आप सभी जानते होंगे, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, भगत सिंह, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। प्यारे बच्चों, 9 अगस्त 1942 के दिन ही जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया और ऑपरेशन जीरो आवर में अधिकांश भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन में लगभग 940 लोग मारे गए, 1632 लोग घायल हुए और 18,000 लोगों को नज़रबंद किया गया। 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके विभिन्न जेलों में डाल दिया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में दंगे भड़कने लगे। महात्मा गांधी के द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीय शामिल हुए। उस समय जिन्ना, जिन्हें हम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से भी जानते हैं, मुस्लिम लीग के उनके साथी उनके प्रभाव में आने लगे और उन्होंने पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका तलाशना प्रारंभ किया। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उससे पूर्व 1944 में महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की जो दुश्मनी थी या जो विवाद था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कई बार मोहम्मद अली जिन्ना से बात की, लेकिन महात्मा गांधी के ये प्रयास असफल रहे। एक व्यक्ति हुए हैं रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा और एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से सिफारिश की। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अंततः भारत के 2 देश के रूप में विभाजन हुआ भारत का, और एक हिंदुस्तान बना और दूसरा पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के समय 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे पाकिस्तान के नाम से जाना गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान की बैठक शुरू कर रहे थे तो उस समय करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। असेंबली में ये और उसके बाहर महात्मा गांधी की जय के नारे लग रहे थे। इन उत्सवों के होते हुए भी महात्मा गांधी स्वतंत्रता के उत्सव में शामिल नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे। उन्होंने वहाँ जो दंगे भड़क रहे थे उनको समाप्त करने के लिए 24 घंटे के लिए उपवास रखा। प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि जो पाकिस्तान था वो एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान बने थे। एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 में भारत ने स्वतंत्र कराया। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा लगातार स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास, उनके द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसके अलावा समय समय पर किए गए छोटे छोटे आंदोलन जिसमें चंपारण आंदोलन उनका एक और प्रमुख आंदोलन था, या गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना उनका अन्य आंदोलन था। इनके बावजूद उनके विचार राजनीति में लगातार बने रहे और आज भी उन्हें आदरणीय माना जाता है। किंतु 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली में बिरला भवन में उनके पूजा संध्या करने के दौरान, प्रार्थना करने के दौरान एक व्यक्ति था नाथुराम गोडसे। उन्होंने बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां उनके सीने पर दाग दी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए सबसे छोटी पिस्तौल का प्रयोग किया गया, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं।
महात्मा गांधी की मृत्यु होने के पश्चात नाथुराम गोडसे सहित 8 लोगों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। इन 8 लोगों में जो व्यक्ति थे उनमें शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे, विनायक दामोदर सावरकर थे। इनमें से दिगंबर बड़गे को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय में अपील करने के कारण माफ़ कर दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर को कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने मुक्त कर दिया। और अंत में बचे 5 अभियुक्तों गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु कृष्ण करकरे को आजीवन कारावास हुआ तथा 2 व्यक्तियों नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। प्यारे बच्चों, जो बिरला भवन में प्रार्थना करते समय महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह हत्या 5:20 पर हुई और इस समय महात्मा गांधी बिरला भवन से बाहर हाथ जोड़ते हुए सभी लोगों से मिलते हुए बाहर आ रहे थे। जो नाथुराम गोडसे था वो महात्मा गांधी जी के पास गया और उन्होंने नमस्ते बापू कहा। नमस्ते बापू कहने के बाद उन्होंने अपनी छोटी सी बेरेटा पिस्टल को बाहर निकाला और उनके सीने पर एक साथ 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली महात्मा गांधी जी के शरीर से होती हुई निकल गई, जबकि 1 गोली उनके शरीर में ही फंसी रह गई। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 78 साल की उम्र में हुई। बिरला हाउस में गांधी जी के शरीर को ढक कर रखा गया था, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी ने वहां पहुंचकर उनसे वो कपड़ा हटाया ताकि पूरी दुनिया और अहिंसा के पुजारी उनके साथ हुई हिंसा को देख सकें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने देखा महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, वो दलितों के मसीहा थे, हरिजन सेवक कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया आदि। उनके जो विचार हैं उन्हें हम महात्मा गांधी जी के अगले भाग में जानेंगे। आशा है आपको ये वीडियो सुनेंगे तो पसंद आएगा और लगातार बार बार सुनेंगे तो अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।